हम लोग आ चुके थे, मुझे याद आ रहा 1937 तक हम आ चुके थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लास्ट क्लास में, भारत शासन अधिनियम 1935 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और 1935 के भारत शासन अधिनियम को हमने पढ़ा, उसको एनालाइज किया था। उसकी हमारी 2 क्लास हुई थी, जो वीडियो नंबर हमारा आई थिंक 26 और 27 थे। तो हम 1935 के एक्ट को हमने 1937 से लागू किया गया था। तो एक तरह से हम हिस्ट्री में हम 1937 तक आ चुके थे। अब मैं आपको 1937 से वापस 1920s में लेके जा रहा हूं, वापस मैं 1920 के दशक में आज आपको लेकर के चलूंगा। आज हम फिर से 1920 के दशक की और 1930 के दशक की बात करेंगे। 1920s और 1930s की हम फिर से अब बात करेंगे। वापस अब हम पीछे जाएंगे। हम पीछे क्यों जाएंगे? क्योंकि भारत के अंदर जितना कुछ हुआ और हमने पढ़ा, इन सब के साथ साथ भारत में पैरेलली एक तो गांधीयन मूवमेंट तो चल ही रहा था, उसी के साथ साथ पैरेलली एक और भी मूवमेंट चल रहा था। कांग्रेस का अपना एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन कुछ और भी भारत में घट रहा था विचारधाराओं के दृष्टिकोण से। आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ और भी पैरेलल, कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन के समानांतर एक और आंदोलन भी भारत में चल रहा था, जिस आंदोलन से कांग्रेस भी अछूती नहीं थी। यानी कि कांग्रेस दूर नहीं थी, कांग्रेस उसके प्रभाव से बची हुई नहीं थी, कांग्रेस पर भी उसका प्रभाव बराबर रूप से पड़ा हुआ था। तो इसको जो है वो हमें आज समझना है। हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि भारत में साम्यवाद और समाजवाद की शुरुआत, सोशलिज्म और साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, इसकी शुरुआत और इसका विकास कैसे कैसे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई, कैसे भारत के अंदर समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है। नाउ एक चीज और कि हमको ये समझना है, लेकिन अब ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा या समाजवादी विचारधारा है, ये भी इसके अंदर भी कुछ मामलों में ये एक सी दिखाई देती है, यानी कि साम्यवाद और समाजवाद एक से दिखाई देते हैं, पर इनमें जब नाम अलग अलग हैं तो कुछ ना कुछ अंतर भी रहे होंगे, तो इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आज की क्लास हमारी फैक्चुअल बहुत कम है, आज की क्लास हमारी पूरी कंसेप्चुअल क्लास है। हमें इस कंसेप्ट को समझना है। कई तरह के सवालों के उत्तर आज मैं आपको दूंगा। ये क्लास हमारी 2 दिन की क्लास कम से कम है, हमें कल फिर इसको कंटिन्यू करना है। कल की क्लास में हमारा फैक्चुअल पार्ट ज्यादा आएगा, जिसमें हम इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ग्राउंड रियलिटीज में जो धरातल पर जो समाजवाद और साम्यवाद का विकास हुआ है, राजनीतिक रूप से जो विकास हुआ है, उसको समझेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि ये आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई, पर इससे पहले हमें यह भी समझना जरूरी है कि भाई ये थी क्या, साम्यवाद का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है। यहां पर बच्चों ये क्लियर कर दूं कि मैं वैसे मेरी जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी तो मैं अपनी इकोनॉमी की क्लास में समाजवाद और साम्यवाद को बहुत डिटेल में समझाता हूं। समाजवाद को तो हम या मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं थोड़ा पबैड में भी पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर मैं समाजवाद और की क्लास को बहुत अच्छे से डिटेल में डील करता हूं। लेकिन वहां पर हमारा एक कंपैरिजन समाजवाद और पूंजीवाद का रहता है, तो पूंजीवाद के साथ समाजवाद का कंपैरिजन करते हुए समाजवाद की डिटेल क्लास इकोनॉमी में भी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक पक्ष नहीं है या केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसमें आर्थिक विचारधारा भी शामिल है, इसमें सामाजिक विचारधारा भी शामिल है, और इसमें जो है राजनीतिक विचारधारा भी शामिल है। इसलिए विषय चाहे कोई हो, हर विषय में समाजवाद और साम्यवाद पढ़ाया जाता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी, चाहे वो इवन फिलॉसफी हो, कोई भी विषय हो, सारे विषयों के अंदर ये आज का टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसकी डायमेंशन इतनी वाइड है, क्योंकि इसमें सोशल डायमेंशन भी है, इस आज के टॉपिक में इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, हर तरह से फिलोसॉफिकल डायमेंशन भी है, तो दर्शन भी है इसका अपना। तो आज हम जिन चीजों को डील करने वाले हैं, पहले बस मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपके आगे दे रहा हूं, फिर हम शुरू करेंगे।
किन किन सवालों के जवाब आज हम खोजेंगे, इस क्लास में आज खोजेंगे। एक तो ये कि साम्यवाद है क्या, सोशलिज्म कम्युनिज्म क्या है। दूसरा, समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, साम्यवाद में और समाजवाद में क्या अंतर है। इसके साथ ही साथ आप एक शब्द सुनते होंगे, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट पार्टी, वाम मोर्चा, वाम दल। क्या होता है वाम का मतलब, लेफ्टिस्ट होने का मतलब क्या, और ये शब्द आया कहां से ये निकला। इसमें थोड़ा सा एक फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है। तो कहां से ये निकला, लेफ्ट वर्ड कहां से आया, तो वो हम समझेंगे। एक टर्म होती है राइटिस्ट कि दक्षिणपंथी। जब हम वामपंथी की बात करते हैं तो हम दक्षिणपंथी की बात करते हैं। तो राइटिस्ट क्या था, राइटिस्ट क्या होता है, दक्षिणपंथी होना क्या होता है, वो समझेंगे। एक होता है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट को हम नरमपंथी या नरमवादी भी कह देते हैं। तो नरमवादी या सेंट्रिस्ट, तो सेंट्रिस्ट होने का मतलब या नरमवादी होने का मतलब क्या है, वो भी समझेंगे। इन तीनों को, ये शब्दावली कहां से निकली, ये भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ अब हम जब साम्यवाद और समाजवाद पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 1920s में और 1930s में लेकर चलूंगा, 1920 के दशक में लेकर चलूंगा और 1930 के दशक में लेकर चलूंगा। तो 1920 और 30 के दशक में ही क्यों, यानी कि इस दौर में साम्यवाद और समाजवाद का भारत में विकास हुआ, भारत में सोशलिज्म और कम्युनिज्म डेवलप हुए। तो एक सवाल ये उठता है कि व्हाई 1920s एंड 30s, क्यों 1920 के दशक में वो क्या क्या कारण थे, या वो क्या क्या परिस्थितियां या सरकमस्टांसेस थी, सिचुएशंस थी, जिसमें भारत के अंदर साम्यवाद का न केवल उदय हुआ बल्कि विकास भी हुआ। यानी कि कम्युनिज्म भारत में न केवल पैदा हुआ, कम्युनिज्म भारत के अंदर फ्लरिश भी करता है, उसका विकास होता है। सोशलिज्म भारत के अंदर पैदा होता है और उसका विकास होता है। 1930s का दौर क्यों, क्या कारण था उसमें, क्या भूमिकाएं हैं उसके अंदर सुभाष की और नेहरू की। अगर हम देखें तो नेहरू और सुभाष को कहा जाता है कि वो सोशलिस्ट विचारों से प्रेरित थे, और भगत सिंह कहा जाता है कि वो जो है कम्युनिस्ट विचारों से काफी प्रेरित थे, वो कम्युनिस्ट थे। तो इसके मायने क्या है वो समझेंगे। और क्यों, उनके पास तो विकल्प थे ना, उनके पास पूंजीवाद भी उनके सामने था और समाजवाद भी उनके सामने था, सोशलिज्म भी उनके सामने था, कैपिटलिज्म भी उनके सामने था। दोनों तरह के विकल्प तो उनके सामने थे। तो क्यों भगत सिंह, सुभाष या नेहरू कैपिटलिज्म को नहीं चुनते हैं अपनी विचारधारा के रूप में, वो सोशलिज्म को अपनी विचारधारा, समाजवाद को और कम्युनिज्म को अपनी विचारधारा के रूप में चुनते हैं। सुभाष, हर कोई, देखिए, और एक और चीज भी समझेंगे, आज भारत में हर कोई जो है भगत सिंह बनना चाहता है, हर कोई सुभाष बनना चाहता है। बहुत सारे लोग नेहरू जैसा बनना चाहते होंगे या गांधी जैसा बनना चाहते होंगे, पर उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, उन्हें कम्युनिस्ट नहीं बनना है, उनको सोशलिस्ट नहीं बनना है, उनका रुझान पूंजीवाद की तरफ है, लेकिन उनको बनना भगत सिंह है। तो ये भी आजकल ये वर्तमान का भारत है कि जो पूंजीवाद के पैरोकार हैं, जिन्हें पूंजीवादी बनना है, वो उन्हें भगत सिंह भी बनना है। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्हें भगत सिंह तो पसंद आता है, लेकिन भगत सिंह जिस समाजवाद से प्रेरित हुआ, जिस कम्युनिज्म से प्रेरित हुआ, वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो क्या कमियां छोड़ दी समाज, कोई तो कारण रहा हूं, मैं उन लोगों की कमी नहीं मान रहा इसमें, मैं कह रहा हूं कि खुद साम्यवादी व्यवस्था में और समाजवादी व्यवस्था में कुछ कमियां भी रही होंगी, जिस वजह से जो है लोगों को वो विचारधारा नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति चाहिए। वो उस व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिस आइडियोलॉजी पे बढ़ रहा था, उस आइडियोलॉजी को वो नहीं चाह रहे या उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत अजीब बात है कि आजकल बहुत सारे लोग कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहने लगे हैं, लेकिन वो भगत सिंह को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं, और भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। वो सुभाष को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हैं, वो कम्युनिस्टों को देशद्रोही मानते हैं, सोशलिस्टों को भी देशद्रोही कहने लगे हैं, लेकिन वो सुभाष को राष्ट्रभक्त मानते हैं, और सुभाष सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों थे। तो ये क्या घालमेल है, क्या मिक्सचर है, और इसे हम समझ क्यों नहीं पा रहे। तो इन सब कंसेप्ट्स को खोलने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। गांधी और नेहरू और सुभाष का दौर तो कल की क्लास में आएगा और उस पर भी बात करेंगे। तो आज इन सारे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश हम अपनी क्लास के अंदर बेसिकली करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो
समाजवाद को ही समझाने की कोशिश करता हूं और साम्यवाद को समझाने की कोशिश करता हूं, यानी कि कम्युनिज्म, साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म, और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। पहले इसको समझाता हूं है क्या। देखिए, जब मैं समाजवाद की बात करता हूं तो समाजवाद एक आर्थिक विचारधारा है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अगर हम देखें तो वैसे तो उसमें सामाजिक पक्ष भी जुड़ा है, सब राजनीतिक जुड़ा है, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करके देखने की कोशिश करें तो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है, वो एक ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो कि सोशलिज्म पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो समाजवाद की आर्थिक विचारधारा पर से पनपने वाला, से उत्पन्न होने वाला जो है एक राजनीतिक विचार साम्यवाद है। मैं क्या कह रहा हूं, एक राजनीतिक विचार। जरूरी नहीं है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार से, अभी सब समझाऊंगा, थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट से कम्युनिज्म ही बाहर आए, यह भी समझिएगा। भारत इसका उदाहरण है। भारत सोशलिस्ट होने की कोशिश करता है, या उसने पास्ट में की है, लेकिन उसने कम्युनिस्ट होने की कोशिश नहीं की है भारत ने, लेकिन भारत ने सोशलिस्ट होने की कोशिश की है। तो सोशलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसमें से कम्युनिज्म की उत्पत्ति हो सकती है, ये बात है। तो कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है लार्जर साइड। वैसे कम्युनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इकोनॉमिक भी है, जो कि सोशल भी है, फिलोसॉफिकल भी है, और पॉलिटिकल तो है ही मुख्य रूप से। लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से डिफरेंशिएट करूं तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट पर बेस्ड पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो कम्युनिस्ट है, यानी कि साम्यवाद है। एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं, तो पहले है क्या, अभी तो वो बताया ही नहीं, बताऊंगा। नाउ कम्युनिज्म है क्या, मैं पहले कम्युनिज्म पर बात कर रहा हूं। कम्युनिज्म है क्या, साम्यवाद है क्या। हिंदी में तो ये वैसे ही समझ में आता है, साम्य, साम्य मतलब बराबर। साम्य का अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे हिंदी डिक्शनरी में तो साम्य का मतलब होता है बराबर। तो कम्युनिज्म क्या है, एक ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट जो कि सोसाइटी के अंदर, या वो सोशल कंसेप्ट भी हो सकता है, एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल कंसेप्ट जो सोसाइटी में हर किसी को बराबर मानता हो, और ना केवल हर किसी को बराबर मानता हो, बल्कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं, बराबर होने में समस्या है, तो वो सबको बराबर करने की कोशिश भी करता हो। ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट वो है कम्युनिज्म। वर्तमान भारत, या भारत पूंजीवाद की तरफ एक तरह से बढ़ रहा है, तो वर्तमान भारत भी चाहता है कि सब बराबर हो जाएं, लेकिन जो जैसा है वो उसको वैसा करने की कोशिश करता है। जो जैसा अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से एफर्ट्स मार रहा है, वो उसको वैसे ही एफर्ट्स मारने देता है बहुत हद तक। अब वर्तमान का भारत, पुराने भारत की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन साम्यवाद ऐसा नहीं है। साम्यवाद जो है, अगर बराबरी नहीं है तो बराबरी लाने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता है, पुरजोर कोशिश करता है, पूरी ताकत से कोशिश करता है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। साम्यवाद, मैं अभी समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं, साम्यवाद, साम्यवाद किसी भी हद तक जा सकता है समाज में बराबरी लाने के लिए। अब उसके लिए समाज में बराबरी का मतलब क्या है? उसके लिए समाज में बराबरी का मतलब है एक ऐसा समाज जो कि वर्ग विहीन हो, यानी कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी। द मेन गोल ऑफ कम्युनिज्म इज टू एस्टैब्लिश क्लासलेस सोसाइटी। एक ऐसे समाज का विकास हो जिसमें कोई क्लास ना हो, कोई क्लास ना हो। जैसे हमारे यहां बहुत सारे क्लासेस हैं, हमारे यहां एक क्लास आप देखते हैं, यार ये अति गरीब है, ये गरीब है, ये मध्यम स्तर का आर्थिक रूप से मिडिल इनकम फैमिली है, ये हाई इनकम ग्रुप है, अति धनाढ्य लोग हैं। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो आपका सोसाइटी है, सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड हो गई है। साम्यवाद
क्लासेस को खत्म करना चाहता है, इन अंतरों को खत्म करना चाहता है बेसिकली, वो उसका फर्क है। और ये अंतर किसके कारण से मुख्य रूप से आते हैं? ये आते हैं पोजीशन ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की प्राप्ति। पूंजी की प्राप्ति से के कारण क्लासेस का निर्माण होता है। एक सीधी सी चीज समझिएगा, एक है ए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, एक व्यक्ति है डी, एक व्यक्ति है ई, एक व्यक्ति है एफ। समझिए, मैं सोशलिज्म की बात कर रहा हूं और यहीं से अब मैं समाजवाद भी समझाने जा रहा हूं, आपको कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं पहले तो, और क्यों भगत सिंह वगैरह को अट्रैक्ट हुआ आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एफ कमाता है 100 रुपए पर डे के हिसाब से, मान लें 100 रुपए पर डे। ई कमाता है 1000 रुपए पर डे, डी कमाता है 10,000 रुपए पर डे, सी कमाता है 15,000 रुपए पर डे, और बी कमाता है 200 रुपए पर डे, और ए कमाता है, मान लेते हैं 5,000 रुपए, ए कमाता है 50,000 रुपए पर डे, मान लो। इस तरीके से एक लोग कमा रहे हैं समाज के अंदर, अलग अलग अपने पास ये पूंजी रोज कमा कमा करके रखते जा रहे हैं। नाउ धीरे धीरे होगा क्या जानते हैं आप? इससे होगा ये कि धीरे धीरे इस जब ये लंबे समय तक चलता जाएगा तो होगा क्या, इस ए का एफ से संबंध खत्म हो जाएगा। ये कभी दोस्त बन ही नहीं पाएंगे, इनका रिश्तेदारी नहीं हो सकती, इनके बीच में कोई संबंध नहीं बन सकते, संबंधी नहीं बन सकते हैं। इनके बीच में कोई ना तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में ये साथ बैठेंगे कभी, ना ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में साथ बैठेंगे। उठना बैठना इनका एक साथ होना बंद हो जाएगा, ये होगा। साथ ही साथ इसके साथ तो जो है ये भी नहीं बैठेंगे, धीरे धीरे ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ये भी नहीं बैठेंगे। इनका भी कोई संबंध इसके साथ नहीं होगा। साथी तो इसको भी चाहिए, बातचीत करनी है, संबंध जोड़ने हैं, रिश्तेदारियां करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, समाज में रहना है भाई। तो इसका किससे होगा? यही तो आप देखिएगा हर समाज में क्या हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूं। तो ये जो हम कहते हैं ना पूंजी से होता क्या है, पूंजी बहुत कुछ कर देती है समाज के अंदर। नाउ पहले सब अगर कोई कमा नहीं रहा था, सब काम कर रहे थे लेकिन कमा नहीं रहे थे, तो सबका एक दूसरे से संबंध था। लेकिन अब ये फर्क आना शुरू हो जाएगा, इनका संबंध होगा, ये इससे दोस्ती कर लेगा, ये इसके साथ दोस्ती कर लेगा, क्योंकि जिस समस्या से ये गुजर रहा है इसी समस्या से ये भी गुजर रहा है, तो ये दोनों की दोस्ती हो जाएगी। नाउ ये जो है ये और ये दोस्ती कर लेंगे। ये जो है ये क्या कहते हैं, ये शायद इनसे दोस्ती इनसे भी ना करे, ये दोस्ती कर लेंगे, और हो सकता है कि ये भी इनके साथ शामिल हो जाए या ये अलग बन जाए, संभावनाएं हैं, कुछ नहीं पता। तो उसके कारण होगा क्या कि इससे परिणामतः निकला क्या कि एक ग्रुप है ए को, अब ए क्या ढूंढेगा, ए दोस्ती कर लेगा फेसबुक के हेड से, अगर ये सपोज अंबानी है तो ये फेसबुक के हेड से दोस्ती, विदेशों में दोस्त ढूंढना अपने शुरू कर देगा। ये जो है कहीं अपना मतलब उसी क्लास के लोगों के साथ, है ना। अंबानी जी की बेटी की शादी में तो आप लोग नहीं गए होंगे ना? हाँ, मैं भी नहीं गया। कहने का मतलब ये कि अपना इसका अपना अलग क्लास हो, लेकिन बहुत सारे विदेशी मेहमान उनके बेटी की शादी में आए थे, वो उसी क्लास में ढूंढेगा। सुनील भारती मित्तल वगैरह वो लोग तो आए थे, वो लक्ष्मी निवास मित्तल जो है वो सब आए थे, लक्ष्मी मित्तल। तो अब एक क्लास हमारी बनेगी, ए क्लास। सी और डी और ई की हम एक मान लें तो समाज में एक क्लास ये बन जाएगी, और बी और एफ की मान लेते हैं एक क्लास ये बन जाएगी। ठीक है, बस ये हुआ क्लासिफिकेशन। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया। इनका संबंध खत्म, ये इनके बारे में सोचना भी बंद कर देगा,
इसको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना उसकी हैसियत है कि वो इसके लिए कुछ कर सकेगा। इसके बारे में ना ये सोच रहा है ना इसके बारे में, सब अपने अपने में। सी डी आपस में चिंता कर लेंगे, बी एफ आपस में कर लेंगे और ए अपनी कर लेगा ना सोसाइटी में। लेकिन होगा क्या कि जो 50,000 रुपये डेली कमाने वाला ए है, ये जो है इसके अंदर ताकतें आनी शुरू हो जाएंगी, इसके अंदर इनका एक्सप्लॉइटेशन करने की पावर भी आने लगेगी धीरे धीरे, इसके अंदर इसका एक्सप्लॉइटेशन करने की पावर आने लगेगी। इस तरीके से डिफरेंसेस और बढ़ते चले जाएंगे, समाज के अंदर अंतर और बढ़ते चले जाएंगे। इन सारे अंतरों के पैदा होने में जो शुरुआत हुई है वो किस डिफरेंस से हुई है? वो शुरुआत हुई है पूंजी के डिफरेंस से। पूंजी के डिफरेंस से ये शुरुआत हुई है। बस यहीं से, बस यही साम्यवाद की समस्या है, साम्यवाद की प्रॉब्लम, चिंता है जो उसको खटकती है। इसीलिए उसको इस पूंजीवाद से समस्या है, उसे पूंजी से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके हिसाब से ये पूंजीवाद सोसाइटी के अंदर क्लासेस पैदा करता है और ये क्लासेस एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के आधार तय कर देती हैं या शोषण की संभावनाएं पैदा करती हैं। तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था, मैंने कहा समाजवाद जैसी आर्थिक व्यवस्था पर बेस्ड होती है, लेकिन वो एक राजनीतिक व्यवस्था है साम्यवाद, जो इन क्लासेस को खत्म करना चाहती है। उसके हिसाब से समाज वैसे ही रहना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ही रहना चाहिए जहां पर सब बराबर हो। अब उसके लिए उसे करना क्या होगा? इस पूंजी को खत्म करना होगा। अंबानी के पास मान लो 2 बच्चे हैं, अब 3 हैं, 3 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चे को पालने के लिए मान लो 10,000 रुपये हैं चाहिए, तो 3 बच्चों को पालने के लिए 30,000 रुपये चाहिए। वो अंबानी के 20,000 रुपये हो सकता है ले ले, पहले तो वो अंबानी को 50 करने ही नहीं देगा, और उसके 20 ले ले, और ये 20 जो है इन बी और एफ को दे दें, क्योंकि इनके भी तो बच्चे हैं और उनको भी 10-10 हजार रुपये उन पर भी खर्च होने चाहिए, उनको दे दें। वो सी डी ई जो है, सी डी ई के जो कमी है वो उनको बांट दे, उस हिसाब से उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। यानी कि जो पूंजी है वो आपकी है ही नहीं, जिसे आप अपनी पूंजी समझते हैं वो पूंजी आपकी नहीं है। साम्यवाद के हिसाब से पूंजी इसी समाज में पैदा हुई है, जब इसी समाज में पूंजी पैदा हुई है तो पूंजी समाज की है, और अगर समाज की है तो वो समाज में इस हिसाब से बंटनी चाहिए कि समाज के अंदर हर किसी को बराबरी का जीवन मिल सके, हर किसी को बराबरी की लाइफस्टाइल मिल सके, कोई किसी का शोषण ना कर पाए। जब दबावपूर्ण ढंग से हर तरीके का इस्तेमाल करके जब समाजवाद को अप्लाई करने की कोशिश की जाती है तो साम्यवाद जन्म लेता है। बेसिकली बराबर करने की कोशिशें जब लगाई जाती हैं, उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर रोका जाए, उस पर बैन लगाया जाए, उसको या एक सीमा से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास इकट्ठी किसी के पास ना करने दी जाए, और सारी हर किसी की संपत्ति को सबकी संपत्ति माना जाए, जब ऐसी सोच को लागू किया जाता है तो साम्यवाद जन्म लेता है। तो फिर समाजवाद क्या है? मैंने कहा ना, समाजवाद एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। समाजवाद साधन की बात करता है, और जो साम्यवाद है, साम्यवाद उन रिसोर्सेस को लागू कैसे किया जाए उसके लिए नीतियां तय करता है। समाजवाद ये कंसेप्ट है, यहां तक का कंसेप्ट समाजवाद है कि जो भी समाज में पैदा हो रहा है वह समाज का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के पास वो नहीं रह सकता, या कुछ व्यक्तियों के पास नहीं रह सकता, वह समाज का है। और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको कंप्लीट सोसाइटी के इंटरेस्ट में ध्यान रख के ही खर्च करना चाहिए। यहां तक की सोच तो समाजवादी सोच है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना, फोर्सफुली भी इसको लागू करना, इस हद तक जो पॉलिटिकल सिस्टम जा रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिज्म है, वो पॉलिटिकल सिस्टम साम्यवाद है। जो क्लास को खत्म करना, समाजवाद में उसे वो क्लास के ऊपर उतना अटैक नहीं कर रहा है जितना कि कम्युनिज्म क्लासेस के ऊपर अटैक कर रहा है या क्लासेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
समाजवाद किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, वह डेमोक्रेसी का भी हिस्सा हो सकता है। जैसा कि भारत डेमोक्रेसी में सोशलिज्म को लगाने की कोशिश कर रहा है, वो उस इकोनॉमिक कंसेप्ट को लगाना चाह रहा है, लेकिन उसने पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक रख रखा है। लेकिन जो कम्युनिज्म है वो हर व्यवस्था में नहीं लग सकता। समाजवाद किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में लग सकता है, लेकिन कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद हर प्रकार की व्यवस्था के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। उसे एक पर्टिकुलर टाइप की आइडियोलॉजी के लोग चाहिए, उसे एक पर्टिकुलर टाइप के की व्यवस्थाएं चाहिए, उसे एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशंस चाहिए, तभी वो जो है साम्यवाद खड़ा हो पाएगा। और इसीलिए किसी देश में साम्यवाद को बनाए रखना टफ रहा। देशों में साम्यवाद की लहर आई, बहुत सारे राष्ट्र, यूएसएसआर से शुरुआत अगर हम देखें, बहुत सारे राष्ट्र साम्यवाद से प्रेरित हुए उसके बाद, यूएसएसआर के बाद। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रों से साम्यवाद खत्म भी होता गया, क्योंकि साम्यवाद के अंदर एडजस्टिंग पावर नहीं है। समाजवाद आज भी जिंदा है, भारत में भी जिंदा है। हम पूंजीवादी होने के बावजूद भी समाजवादी होने की का मुखौटा तो कम से कम ओढ़ करके रखते ही हैं, छोड़ा नहीं है हमने उसको। तो समाजवाद किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रह सकता है, बिकॉज उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसलिए कहा जाता है कि समाजवाद साम्यवाद की तरफ जाने का एक कदम हो सकता है, क्योंकि आप किसी व्यवस्था को एकाएक रातों रात तो बदल करके साम्यवादी नहीं बना सकते हैं कि सब कुछ छीन लें, सब कुछ बदल दें। समाजवाद से एक प्रोसेस शुरू किया जा सकता है, और वो प्रोसेस शायद किसी अगर साम्यवाद की तरफ चला जाए तो चला जाए। लेकिन साम्यवाद एक रिजिड कंसेप्ट है, एक दृढ़ता वाला कंसेप्ट है। आप इसे कठोर समाजवाद कह सकते हैं, आप इसे कठोर जो है एक हार्ड सोशलिज्म कह सकते हैं। जबकि सोशलिज्म फिर भी एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, जो अपने आप को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के साथ एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसलिए समाजवाद और साम्यवाद में अगर हम देखें तो समानताएं भी हैं, अंतर डिग्री का है। अंतर एक में फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन है, सोशलिज्म में उस तरह से फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसीलिए गांधी समाजवादी तो हैं, क्लासेस गांधी भी नहीं चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो समाजवादी हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो साम्यवादी नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाना चाहते कि बिरला की, टाटा की, अंबानी की संपत्तियां छीन लो और सब में बांट दो। इस हद तक गांधी नहीं जाते। गांधी यहां तक कहते हैं कि भाई बिरला को भी गरीबों की सोचनी चाहिए, टाटा को भी गरीबों की सोचनी चाहिए, अंबानी को भी सोचनी चाहिए, और उनके लिए प्रयास करने चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। लेकिन उनसे संपत्तियां छीन करके इनमें सब में बांटो, और बिरला, टाटा, अंबानी को संपत्ति अपनी बढ़ाने ही मत दो, या उसको इस तरह से कोई ऐसा काम मत करने दो जिससे उनकी संपत्तियां बढ़ जाएं। ये गांधी नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधी सोशलिस्ट तो है, पर गांधी कम्युनिस्ट नहीं है, गांधी साम्यवादी नहीं है। बेसिकली ये चीज है। साम्यवाद हिंसा से भी क्या कहते हैं, परहेज नहीं करता। गांधी हिंसा खो नहीं सकते थे। तो साम्यवाद को अगर लगता है कि हमें क्रांति करनी पड़ेगी, जो ताकतवर लोग हैं समाज के, जो कि समाज की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनसे हमें संपत्ति छीनने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े, वॉयलेंस का सारा एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन भी करना पड़े, तो साम्यवाद उसके लिए तैयार हो जाता है। समाजवाद में जरूरी नहीं है कि हिंसा का पक्ष हो। बात यह है। तो इस चीज को मतलब ये एक डिफरेंस समझने की जरूरत है इसको यहां पर। और इसीलिए साम्यवाद मैंने कहा क्योंकि उसमें एडजस्टिंग पावर नहीं है। तो साम्यवाद में जहां तक जिन भी कंट्रीज में कम्युनिज्म है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जहां जहां भी कम्युनिज्म है वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम आ जाता है, नहीं एक ही पार्टी है, उसी का शासन है। आप चाइना चले जाइए, रशिया में भी शुरुआत में देखिए, सब जगह तो एक ही का शासन चला आ रहा है। वो अपने से शासन को हटने ही नहीं दे रहा, हिलने ही नहीं दे रहा है। एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी, एक ही आइडियोलॉजी, वो और किसी आइडियोलॉजी को पनपने नहीं देगा अपनी सोसाइटी में। जो कम्युनिस्ट कंट्री है, हर कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी आएगी तो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि साम्यवाद के अंदर एडजस्टमेंट्स की कमी है। इसीलिए वो सिंगल पार्टी सिस्टम के साथ चलना चाहता है। वो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर किसी और को कोई स्थान देने को तैयार नहीं है, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। बात यह है,
वो डेमोक्रेटिक भी नहीं हो पाता, क्योंकि लोकतंत्र आएगा तो मल्टी पार्टीज आनी शुरू हो जाएंगी, मल्टीपल आइडियोलॉजीज आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो डेमोक्रेटिक भी नहीं रहता उस हिसाब से। तो एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी से चलाने की कोशिश वो पॉलिटिकल सिस्टम करता है। तो इसलिए अब ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कम्युनिज्म है तो इट शुड बी प्योर, इट शुड बी फुल्ली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर उसमें करप्शन आ गया, कम्युनिज्म में करप्शन आ गया, और मैं पतन की बात कर रहा हूं कि अगर कम्युनिज्म में करप्शन आ गया तो वो फिर उतना ही खतरनाक भी है एक समाज के लिए, क्योंकि वहां पर बैलेंस करने के लिए कोई दूसरी विचारधारा उस राष्ट्र में छूटी नहीं है ही नहीं। तो इसलिए कम्युनिज्म के अंदर फिर इट शुड बी प्योर एंड इट शुड बी फुल्ली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये होना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बीइंग है, करप्शन आते हैं, और इसीलिए फिर वो तगड़े वाले कम्युनिस्ट कंट्रीज करप्ट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज पब्लिक इंटरेस्ट में भी बहुत काम करते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज में करप्शन भी बहुत ज्यादा आ जाता है जब आता है, तो ये चीज है। कम्युनिस्ट कंट्रीज में तानाशाह पैदा हो रहे हैं, जबकि तानाशाही के खिलाफ, पूंजीवादियों की तानाशाही के खिलाफ कम्युनिज्म पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसमें तानाशाह जाते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई विचारधारा को साम्यवादी व्यवस्थाओं में जगह नहीं दी जाती है। ये बात है। पूंजीवाद के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, जिसके पास पूंजी है कोई भी विचारधारा लाओ, पूंजी के साथ चिपका करके उस विचारधारा को ले आओ, विचारधारा एक्सेप्टेबल है, जगह है, अपना रास्ता खोज लीजिए, कोशिश कर लीजिए। अगर आप आगे बढ़ सकते हो उस विचारधारा के साथ बढ़ने की कोशिश करिए, तो वो सबको स्थान दे देगा, वो सबको जगह दे देगा। ये बात है। तो देर इज अ हार्ड एलिमेंट, देर इज अ काइंड ऑफ, अगर हम कहें कि एक द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इन कम्युनिज्म बेसिकली। तो कम्युनिज्म के अंदर वो तटस्थता बहुत ज्यादा, दृढ़ता बहुत ज्यादा है, कठोरता बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी कमी है, अपनी बात थोपने वाली बात ज्यादा है, एक ही प्रकार की विचारधारा को लेकर चलने की बात है, क्लासेस को जबरदस्ती खत्म करना, नहीं बने तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऐसा समाज होगा, लेकिन जहां बन गई है वहां पर जबरदस्ती इनको खत्म करने की कोशिशें हैं, वॉयलेंस के साथ भी हाथ मिलाने को वो तैयार है। समाजवाद उसका फ्लेक्सिबल रूप है, केवल एक इकोनॉमिक विचारधारा है जिसमें सोच ये है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड देयर मस्ट बी द ओनरशिप ऑफ द होल सोसाइटी ओवर द होल रिसोर्सेस। कोई समाजवाद ये मानता है कि भाई संपत्ति जो है जितनी सार्वजनिक तरीके से उसका इस्तेमाल हो, जितना उसका सामाजिक हित में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का इस्तेमाल हो, उतना बेहतर है। बात यह है, लोग अपने निजी हित में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी ना कर सके, समाजवाद की कोशिश भर इतनी है। ये चीज है। राष्ट्रों में पहले समाजवाद ही लगता है, कहा जाता है कि भाई ये पहला चरण है, शुरुआती चरण है, क्योंकि वो किसी भी तरह की व्यवस्था में समाजवाद जगह ले लेगा, अपना एडजस्टमेंट कर लेगा बेसिकली। ये चीज है। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हुआ बच्चों, एक और समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी वर्चुअल क्लास में चलेंगे। अब यहीं पर एक टर्म आती है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या है, फिर इसे भी डील कर लेता हूं। मार्क्सवाद जैसा कुछ वाद है ही नहीं। मार्क्स ने एक बार कमेंट किया था कि मुझे एक भी मार्क्सवादी नहीं मिलता, क्योंकि मार्क्सवाद, वो खुद कहते हैं कि मार्क्सवाद जैसा तो कुछ वाद है नहीं। हाँ, हम इन जनरल मार्क्स नहीं मानते थे इस बात को। मार्क्स कहते थे मुझे तो कोई मार्क्सवादी आज तक दिखाई दिया नहीं भाई, कि जो मुझे 100% फॉलो कर रहा हो या कर पा रहा हो ना हो। मार्क्सवाद जो है, लेकिन वैसे है क्या? दो लेखक थे, एक थे मार्क्स जो लिखते थे, और दूसरे थे एंगल्स जो दूसरे इनके साथ को राइटर थे, को ऑथर थे, जो अपने साथ में लिखने का और रिसर्च करने का काम करते थे ना। मार्क्स और एंगल्स ने जो अपने विचार दिए, उन विचारों को जिन लोगों ने लागू करने की कोशिशें की वो मार्क्सवादी कहलाए, और इसीलिए साम्यवादियों को मार्क्सवादी कहा जाता है, और समाजवादियों में कुछ मार्क्सवादी हो जाते हैं। मैंने कहा गांधी समाजवादी है लेकिन मार्क्सवादी नहीं है, क्योंकि गांधी ने मार्क्स के विचारों में से समाजवादी कुछ तत्वों को तो एक्सेप्ट किया है, पर मार्क्स के सारे विचारों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जनरली जो साम्यवादी हैं वो मार्क्सवाद को लगाने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। तो जो साम्यवादी हैं उन्हें हम मार्क्सवादी भी कह देते हैं। एक्चुअल में वाद अगर हम कहें तो वो तो कम्युनिज्म यानी कि साम्यवादी ही है, जो कि मार्क्स के विचारों से या मार्क्सवाद से जिसने जन्म लिया है।
बात यह है, क्योंकि मार्क्सवाद से ही एक सोशलिस्ट सिस्टम की बात आई है और सोशलिस्ट सिस्टम से एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम पैदा हुआ है। तो इसलिए ये भी आपस में रिलेटेड माने जाते हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। आई होप थोड़ा सा इनके बीच का एक जो थिन लाइन है डिफरेंस की, वो आपको समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, अगली बात अगर मैं करूं तो अब समझते हैं कि एक टर्म होती है लेफ्टिस्ट, एक टर्म होती है राइटिस्ट, और आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज को, अब आपने ये भी देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टीज का या कम्युनिस्ट विचारधारा का लाल झंडे का, कम्युनिस्ट पार्टीज के झंडे लाल रहे, तो उस मैंने भी आज की फोटो जो लगाई है वो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे को ही बैकड्रॉप में लगाया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा है, क्योंकि आज का टॉपिक वही था, वो उस थीम को लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे सारेवाद पढ़ाने हैं एक्चुअली। सो जो कम्युनिस्ट है, मैं कभी हिंसा को फेवर नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स हैं ज्यादातर उनको हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट, यानी कि वाम मोर्चा, वाम दल। साम्यवादी दलों को हम वाम दल भी बोलते हैं, यानी कि वाम मोर्चा या लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं। तो ये टर्म कहां से निकल करके आई, ये लेफ्टिस्ट वाली टर्म कैसे आई निकल करके, इसको भी समझने की जरूरत है कि लेफ्टिस्ट निकला कहां से। फिर आजकल जो लोग लड़ रहे हैं कम्युनिस्टों से, या जो कन्हैया कुमार को पीट रहे हैं, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट हैं, अपने आप वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कन्हैया कुमार को जो लोग पीट रहे हैं वो लोग को कन्हैया कुमार कहते हैं ये राइटिस्ट हैं, उनको दक्षिणपंथी कहा जा रहा है। या कई बार जो लोग बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हैं, बहुत ज्यादा पुरातनवादी हैं, पुरानी विचारधाराओं वाले हैं, ऐसे लोगों को भी राइटिस्ट बोल दिया जाता है, उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि तुम तो राइटिस्ट हो, यानी कि तुम जो है दक्षिणपंथी हो। या बहुत ज्यादा धार्मिक रीति रिवाजों पे जो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उन लोगों को राइटिस्ट बोल दिया जाता है। ये चीज है। तो अगर मैं कहूं बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं, वो कई बार बहुत सारे अथीस्ट भी दिख जाते हैं आपको, जो लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते, जो लोग नास्तिक हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे कम्युनिस्ट आपको अथीस्ट मिल जाएंगे। इवन भगत सिंह तक ने अपना अंतिम समय में एक लेख लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम अथीस्ट। तो वो बात आ जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा एक्चुअली मार्क्स के विचारों से प्रभावित होने के कारण है। मैंने कहा कम्युनिज्म जो है वो मार्क्स के विचारों से निकला है। तो मार्क्स ने कुछ चीजों की आलोचनाएं की हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम्युनिस्ट जहां हैं वहां पर धर्म ही नहीं है, धर्म तो है। जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो रिलीजन में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो रिलीजन को प्राइवेट अफेयर की तरह से बिलीव करते हैं। वो रिलीजन को सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक रूप से उसको प्रचारित करने का काम नहीं करते। उनके हिसाब से धर्म का सार्वजनिक प्रचार, यानी कि उसका जो उसको ओपनली उसको स्प्रेड करना, या धार्मिक बातों या धार्मिक कर्मकांडों को फैलाना, उसमें बिलीव नहीं करते। उनके हिसाब से रिलीजन एक व्यक्ति का निजी मामला है और उसे अपनी निजता तक ही रखना चाहिए। उस धर्म का जो प्रचार प्रसार सार्वजनिक रूप से सरकारें या सरकार से जुड़े लोग या कोई आम आदमी भी अपने धर्म को अपने तक रखे, उसकी बिलीफ की बात है। वो जैसे उसको यूज करना चाहता है अपने निजी जीवन में, उस हिसाब से करे धर्म को, उसका प्रचार प्रसार या उसको फैलाने का काम ना करे। सार्वजनिक मंचों पर उसको शो ऑफ करने की उसको रिलीजन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उनको अथीस्ट बोल दिया जाता है। जब कहीं धार्मिक कर्मकांड वगैरह की जो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या तुम कम्युनिस्ट हो क्या? तो और अच्छा, कम्युनिस्ट भी अब प्योर नहीं रह गया, ये बातें है ना, उसमें भी मिक्सचर होते जा रहे हैं। तो मार्क्स की ये सोच थी, क्योंकि मार्क्स का ये मानना था कि पास्ट में, मार्क्स को जब अपने लेख लिखे हैं तो मार्क्स का ये मानना था कि गरीब वर्ग जो है, ये वाला बी और एफ वाला ये जो वर्ग है, गरीब वर्ग को हमेशा धार्मिक, मार्क्स ने, मेरे शब्द नहीं है भाई, मार्क्स के शब्द है, कभी कोई मुझको मारने घर पर आ जाए, सीधी सी चीज ये मार्क्स ने यूज किया है कि गरीब को हमेशा धर्म की अफीम चटाई जाती है, जिससे कि वो अपनी स्थिति में संतुष्ट बैठा रहे।
उसको हमेशा उसकी स्थिति के लिए भगवान की दुहाई दे दी जाती है कि भगवान की ऐसी इच्छा थी, तुम इस स्थिति में आ गए हो, भगवान के कारण ऐसा हुआ है, भगवान की इच्छाओं के कारण ऐसा हुआ है, मतलब, और उसको हमेशा धार्मिक प्रपंचों में फंसा करके, उसको धार्मिक बातों में फंसा करके उसको कभी भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से ताकतवर होने दिया ही नहीं जाता, क्योंकि इन्हीं सब बातों में उसको फंसा करके रखा जाता है। उन्होंने शब्द यूज किया कि धर्म की अफीम चटाई जाती है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो इसलिए जो लोग मार्क्सवाद से प्रेरित हैं वो लोग कहीं ना कहीं रिलीजन वगैरह को खुल करके एक्सप्रेस करने का विरोध करते रहते हैं। ये भी उसी में से निकला है। मार्क्स ने तो शादियों का भी विरोध किया है। मार्क्स का कहना है कि ये जो शादी यहाँ होती हैं उसके बाद परिवार बनते हैं तो लोग समाज के बारे में सोचना कम करते चले जाते हैं। जब तक वो अपने परिवार पैदा नहीं करते, शादी कर ली, अपने बच्चे पैदा करके अपना एक परिवार हो गया, वो अपनी दुनिया को छोटा करते जाते हैं और वो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में बाद में सोचने लगते हैं। जिस दिन से वो अपना परिवार पैदा कर लेते हैं उस दिन से केवल वो अपने और अपने आसपास के केवल 2-3 लोग जो आपके परिवार के हैं, हर चीज उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और बाकी समाज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए मार्क्स तो शादियों के भी खिलाफ थे। तो वो मार्क्स इस कंसेप्ट के खिलाफ थे, उनकी सोच थोड़ी अलग थी। तभी तो मार्क्स कहते हैं कि मुझे तो कोई मार्क्सवादी दिखता नहीं है, कि प्योर मार्क्सवादी कैसे हो गए। तो एक ये चीज थी। तो जो अब वापस उसी पक्ष पर आना चाह रहा हूं मैं, राइटिस्ट से यहां तक आ गया था। राइटिस्ट वो हैं जिनका मतलब जनरली जिन लोगों का धर्म में बहुत कट्टरता में विश्वास होता है, धार्मिक रीति रिवाजों को वो बिल्कुल वैसे ही लागू करना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनको कहते हैं तुम राइटिस्ट हो क्या, तुम दक्षिणपंथी हो क्या, इस तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं। बहरहाल कौन क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आया कहां से, अब मैं उस पर आ रहा हूं। ये तो प्रचलन की बातें हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आया कहां से, क्या है राइटिस्ट होने का मतलब और कहां से आया, ये क्यों आई, ये टर्म लेफ्टिस्ट टर्म क्यों आई। देखिए ये जो टर्म्स निकल करके आई सामने, जस्ट अ मिनट, अभी तो कंसेप्ट ही समझा रहा हूं, फिर उसके बाद इन्हें इतिहास में लेकर के आएंगे। अभी इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले, फिर उसके बाद इतिहास पर बात करेंगे। कि जो समझ रहे हो पता तो हो है क्या ना हो। ये जो टर्म निकली, क्या कहते हैं, जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वाली टर्म्स निकली हैं, बच्चों 1 मिनट का टाइम देना बस मुझे जरा, मैं चार्जर लगा दूं लैपटॉप का, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ, तो ये टर्म निकली है फ्रांस की क्रांति से। ये लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और सेंट्रिस्ट टर्म्स जो निकली हैं, ये फ्रांस की क्रांति से निकलने वाली शब्दावलियां हैं, टर्म है। एक्चुअली फ्रांस की क्रांति के समय पर जो वहां विधायिका थी, उस विधायिका में जो स्पीकर है, उस स्पीकर के राइट में, स्पीकर का राइट ये साइड हुई, हमारी लेफ्ट है लेकिन स्पीकर की तो राइट यही हुई ना। तो स्पीकर की राइट में कुछ विशेष प्रकार के लोगों को बैठने की जगह दी जाती थी और उसके लेफ्ट में, स्पीकर के लेफ्ट में कुछ विशेष प्रकार के लोगों को जो बैठने की जगह दी जाती थी और कुछ लोग बीच में बैठते थे। अब ये कैसे दिया जाता था, बेसिकली जो लोग राजा की व्यवस्था या राजतंत्र को, या जो पहले से स्थापित सत्ता है, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी व्यवस्था है, जिनका उसमें पूरा भरोसा था और जो कोई बदलाव नहीं चाहते थे, जो चाहते थे बदलाव तो छोड़िए, जो पुरानी बातें वो और ताकतवर हो जाएं और ज्यादा मजबूत हो जाएं, जो जिसकी सत्ता चल रही है उसकी सत्ता में बदलाव ना चाह करके, जो राजतंत्र था उसमें बदलाव ना चाह करके वो उनको और मजबूत करना चाहते थे, उनकी परंपराओं को मजबूत करना चाहते थे और उसके साथ खड़े थे। सरकारी तंत्र, उस समय की जो सत्ताधीश था, जो भी राजा था, वो जो बातें कहता था, जो उसकी खुलकर के समर्थन में आकर के बात करते थे बिना उनके बदलावों के, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्थाएं चाहते थे, ऐसे लोगों को स्पीकर के क्या कहते हैं, राइट में बैठने के लिए जगह दी जाती थी।
राइट में बैठने की जगह दी जाती। तो राइटिस्ट वो थे जो कि स्टैब्लिश सिस्टम में चेंज नहीं चाहते थे, जो स्टैब्लिश सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते थे, जो पुरानी परंपराएं, पुरानी व्यवस्थाओं को और मजबूत करके आगे बढ़ाना चाहते थे, उसको लगाने, जो हर बात में पुरानी बातों की दुहाई दिया करते थे, आज को गलत ठहरा के वो पीछे की बातों को सही ठहरा के उस व्यवस्था की दुहाई देते थे, या उन व्यवस्थाओं के आधार पे वो आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे लोगों को दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट कहा गया। कहां से आया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो व्यवस्था चल रही थी फ्रांस में, वहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो व्यवस्था चल रही थी वहां से ये चीज आई। लेफ्टिस्ट कौन थे? जो स्पीकर के लेफ्ट में बैठते थे। स्पीकर के लेफ्ट में कौन बैठता था? स्पीकर के लेफ्ट में उनको बैठाया जाता था जो करंट सिस्टम का विरोध कर रहे थे, जो कि नई व्यवस्थाएं लाना चाहते थे, जो नयापन लाना चाहते थे, जो आधुनिक व्यवस्थाओं को लाना चाहते थे, जो कि राजशाही उस समय की जो सत्ताएं थी उन सत्ताओं का खुलकर के विरोध कर रहे थे, जो उन सत्ताओं को ही खत्म करना चाहते थे, उनको बदलना चाहते थे, जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक टाइप का सिस्टम लेकर के आना चाहते थे, एक ओपन सिस्टम लेकर लाना चाहते थे, जो एक मॉडर्न सिस्टम लाना चाहते थे, जो पीछे की व्यवस्थाओं में समाधान नहीं खोजते थे, बल्कि वो भविष्य के लिए कुछ नए समाधान, कुछ नए तरीके, नयापन, नवाचार, जो नई डायमेंशंस थी उनको खोलने की बात करते थे, जो खुलकर के व्यवस्था बदलना चाहते थे, यानी रेवोल्यूशनरी टाइप के। तो इसलिए क्रांतिकारियों को यह व्यवस्था पसंद आई है, क्योंकि क्रांतिकारी तो बदलाव चाहते थे। क्रांतिकारियों को लेफ्टिस्ट मूड और लेफ्टिस्ट जो विचार हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट कर गए हैं। तो जो लेफ्टिस्ट है वो बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, सिस्टम को चैलेंज करते थे, वो करंट व्यवस्था को चुनौतियां देते थे, उसकी कमियां बताया करते थे और एक नई व्यवस्था सुझाने की कोशिश करते थे। जो इस तरीके के क्रांतिकारी टाइप के लोग थे वो कहलाते थे लेफ्टिस्ट, यानी कि क्रांति वामपंथी, ठीक है, यही क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, क्रांतिकारी प्रकार के लोग थे ना हो। तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट हो गए। इनके बीच में, यहां बीच में कुछ ऐसे लोग बैठते थे जो कि क्या कहते हैं, जो कि ना तो क्रांतिकारी प्रकार के थे और ना ही वो बहुत पुरातनवादी थे। वो जो है जैसी व्यवस्था चल रही है उसके साथ एडजस्ट करके चलने को तैयार रहते थे। वो नई व्यवस्था के साथ भी एडजस्ट करने को तैयार है, उनकी भी कुछ बातें बोल देते थे, और जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें भी वो कुछ ढूंढ लेते थे, अच्छा बेहतर ढूंढ लेते थे। ऐसे लोग नरमवादी बोले गए। नरमवादी यानी कि सेंट्रिस्ट बोले गए, नरमवादी, जो बीच में बैठते थे। लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट, इस यहां से ये पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली जो है धीरे धीरे टर्म्स पॉपुलर होने लगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट हैं, तब आप समझ सकते हैं कम्युनिस्ट कौन है। कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट टाइप के लोग कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट बने क्योंकि इन्होंने राजतंत्रों को उस समय चैलेंज किया, राजाओं को हटाने की बात की, पुरानी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की बात की। वो जो धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक बंधन और आडंबर और बहुत सारी चीजें थी, उन सब पर खुली चोट मारी, ओपन थे। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि जेएनयू में जो लोग लेफ्टिस्ट हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं कि तो बहुत ओपन सोसाइटी ला रहे, जो भी है। तो कहने का मतलब उन सब की आड़ में वो सब कहा जाता है, किसमें क्या सच्चाई है। लेकिन हाँ, तो जो क्रांतिकारी प्रकार के लोग होंगे, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग होंगे, इसीलिए हमारे क्रांतिकारी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं, नयापन चाहते हैं, एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो जो पुरानी पीछे की चीजें और पीछे की परंपराएं और पीछे के रीति रिवाज और रूढ़ियों में ज्यादा भरोसा रखते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों में, और वो तो पुरातन होते हैं हमेशा धार्मिक रीति रिवाज, उन सब में ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबरीमाला मंदिर में, अगर मैं भारत की आज बात करूं,
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राइटिस्ट कहते थे नहीं होना चाहिए, और लेफ्टिस्ट हैं सारे के सारे जो खड़े थे सबरीमाला मंदिर में जबरदस्ती महिलाओं का प्रवेश करवाने की कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि इनको लगता था यार ये पुरानी हमारी धार्मिक परंपरा चल रही है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ अच्छा सोच करके तो उन लोगों ने इसको बनाया होगा। ये कहते थे कि आज के लिए अच्छा ये है कि महिला पुरुष में समानता होनी चाहिए, ये आधुनिक विचार है, तो हमें आधुनिक विचार के हिसाब से चलना चाहिए। तो जो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग हैं ज्यादातर वो इस तरीके की बातें करते हैं, वो उसका समर्थन करना शुरू कर देते हैं, वो फेमिनिज्म का साथ देते हैं, यानी कि वो महिलावादी हो जाते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात, उनकी समानता की बात, उनके लिए हर तरह के राइट्स की बात, जैसे पुरुष जी रहे हैं वैसे ही महिलाएं जिए, वो सारे आधुनिक विचार जो उस टाइप के हैं उनकी वो बात करना शुरू कर देते हैं बेसिकली। ये चीज है, तो यहां से ये निकला, तो ये भी रिलेट हो जाता है। जो लेफ्टिस्ट होगा वो एक तरह से एंटी राइटिस्ट है, और इसीलिए आप देखेंगे भाजपा वर्सेस कन्हैया कुमार, ये कांग्रेस है सेंट्रिस्ट, भाजपा और इसमें दोनों तरह के कीटाणु हैं, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। ये और ये का झगड़ा आपको ज्यादा दिखेगा। कन्हैया कुमार से कांग्रेस को उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम भाजपा को है, और कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस से कम प्रॉब्लम है, भाजपा से ज्यादा है, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट दो एक्सट्रीम है बेसिकली, सोच ही बहुत ज्यादा टकरा रही है उनके बीच में। अब राइटिस्ट होना राष्ट्रभक्त होना है, या लेफ्टिस्ट होना राष्ट्रभक्त होना है, या लेफ्टिस्ट होना देशद्रोही होना है, या राइटिस्ट, इसका कोई देशद्रोह और देशभक्ति से ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये दो तरह की सोच का टकराव है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली। एक मॉडर्नाइजेशन और चैलेंज द गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट है, चैलेंज द सिस्टम एंड टू चेंज द सिस्टम, वो वाला बात है। और ये है टू मेंटेन द सिस्टम, और क्या कहते हैं जो पुरानी परंपराएं उनको मेंटेन करने की बात है, वहां वो टकराव हो जाता है कई बार, ये चीज है। तो ये वाली बात है। अगर जो है सपोज दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये समर्थन करने लगेगा, ये आलोचना करना शुरू कर देंगे कि अब तो हमारा त्योहार भी नहीं छोड़ा। ये कहेगा कि हमारे त्योहार पे एक दिन में पटाखों से क्या हो जाएगा, ये कहेगा अरे एक दिन ही सही, कुछ तो कम होगा पॉल्यूशन, ये वो इस तरह की बातें करेगा। इस तरीके से दोनों की अपनी एक विचारधारा अलग अलग डायमेंशन पर जानी शुरू हो जाती है, अपोजिट एंड है ये है। तो यहाँ से ये कम्युनिस्टों से मैच करता है, इसलिए कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, इसीलिए लेफ्टिस्ट हैं। तो लेफ्ट और कम्युनिस्ट एक साथ क्यों बोला जाता है? वाम दल, वाम मोर्चा, साम्यवाद, और राइटिस्ट जो है इनके एकदम अपोजिट है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये वही फ्रेंच रेवोल्यूशन से मॉडल निकला। चलिए काफी कुछ समझाई हैं चीजें। अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा आ जाता हूं वर्चुअल क्लास के अंदर, और थोड़ा सा पढ़ाई वर्चुअल क्लास से हम कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ों को इतना जितना समझा है उसको एक बार थोड़ा नोट से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए वर्चुअल क्लास में बढ़ता हूँ। चलिए, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, अब इस पर पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़िएगा, यहां से भी कुछ चीजें बताता जाऊंगा। In 1917, the Russian Revolution had resulted in the overthrow of despotic czarist regime and formation of the first socialist state। अगर हम समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत कहीं देखते हैं तो कहां देखते हैं? तो ये व्यवस्था की शुरुआत हम 1917 से देखते हैं, 1917 से। अब देखिएगा
यहीं से क्लू मिल जाएगा आपको कि क्यों 1920 के दशक में भारत इससे प्रभावित होता है, और विशेषकर भारत के क्रांतिकारी लोग इस समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने यहां एक तानाशाही ब्रिटिश व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो भी उनके तरीकों से नाखुश हैं, उनके पूंजीवादी तरीकों से नाखुश हैं। तो 1917 में ये एक स्टैब्लिशमेंट रशिया के अंदर होता दिखता है, और वहां पर सोशलिज्म आता है, क्योंकि वहां का जो तानाशाही शासक था, एक मिनट बच्चों, बाद में ठीक करता हूं। तो वहां का जो तानाशाही शासक था, वो तानाशाही शासक को उखाड़ फेंका जाता है, वहां में जार का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और वहां पर एक सामाजिक व्यवस्था को रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन है, रूस की क्रांति कहते हैं, उस समय का यूएसएसआर है, तो रूस की क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था सबसे पहले 1917 में वहां आती है, सबसे पहले शुरुआत वहां होती है। ठीक है, जहां से इंस्पिरेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। रशिया had further electrified the world by renouncing its claims in China and other parts of Asia. रूस ने अपनी जो है, रूस उस समय पर क्लेम कर रहा था, उससे पहले चीन पर भी अपना क्लेम करता था, एशिया के भी हिस्सों पर अपना क्लेम करता था, लेकिन जैसे ही जो है ये समाजवादी व्यवस्था वहां पर आई, एकाएक रूस ने जो है अब इन क्लेम्स से पीछे हट गया, इन क्लेम्स को करना बंद कर दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ, रूस एक ताकतवर राष्ट्र था, लेकिन उसने जो है इन हिस्सों पर, एशिया पर और चाइना वगैरह पर अपना क्लेम करना बंद कर दिया। ये किया। सोशलिस्ट आइडियाज बिकेम सडनली अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ एशिया, और इस वजह से रूस के अंदर, क्योंकि उसने इस तरीके के क्लेम्स बंद कर दिए, तो रूस के अंदर जो ये नई समाजवादी व्यवस्था आई, एशिया के लोगों का आकर्षण अब रूस की समाजवादी व्यवस्था के अंदर होना शुरू हो गया, इस सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर होना शुरू हो गया। आज चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, वो भी नहीं कम्युनिस्ट बचा है। जिस तरीके से वो अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से वो भारत के हिस्सों को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से वो सारी दुनिया के बिजनेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़ा पूंजीवादी मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है। तो रूस ने आज की तारीख में, चाइना ने केवल साम्यवादी झंडा रख रखा है, बिहेव तो वो एक पूंजीवादी से भी गए गुजरे पूंजीवादी की तरह से इस समय बिहेव कर रहा है। सोच तो वो जो दिखा रहा है वो साम्राज्यवादी सोच दिखा रहा है, जबकि जो कम्युनिज्म है वो साम्राज्यवाद से लड़ता है, उसको उखाड़ फेंकने की बात करता है। तो उल्टा चल रहा है चाइना एकदम, सिर्फ झंडा झंडा उसका लाल है, बाकी वो सोच अब उसकी वो नहीं रही है। तो बेसिकली स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ एशिया, एशिया के लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हुआ, क्योंकि रशिया ने अपने उस साम्राज्य को जो फैलाना या उसके विस्तार की जो सोच थी उसको रोका, जब वो समाजवादी लोगों के कंट्रोल में आया। इन इंडिया दे अट्रैक्टेड द नॉन कोऑपरेटर्स, द रेवोल्यूशनरीज एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। अब 1917 के बाद 1920 के आसपास का समय देखिएगा, 1921 में भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो कि गांधी का एक सब पहला बड़ा आंदोलन था, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। उस आंदोलन में वैसे ही भावना साम्राज्यवाद के खिलाफ भड़काई जा रही थी, वैसे ही भावना अंग्रेजों के खिलाफ भड़काई जा रही थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा रही थी, और तो उस दौर में जो लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जो लोग असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट लोग थे, बहुत सारे, जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए। युवा, जिनको भड़का तो गांधी ने दिया था, लेकिन वो गांधी के तरीकों से उतने खुश नहीं थे, उनको नहीं लगता था कि उन तरीकों से अंग्रेज भाग जाएंगे यहां से। तो ऐसे सब लोग जो है रूस की क्रांति से प्रेरित हुए, और ऐसे सब लोग समाजवादी व्यवस्था की तरफ आकर्षित हुए, सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ अट्रैक्टेड हुए बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Socialist ideas began to take shape in the Indian minds and found chief embodiment in Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose.
इन समाजवादी सोच ने, मैंने कहा ना कि कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा था, कांग्रेस में भी लोग प्रभावित हुए, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने जो है इस सोशलिस्ट आइडियाज को बढ़ाने की कोशिश की, उससे काफी प्रभावित हुए। वर्कर एंड पीजेंट मूवमेंट्स ग्रू रैपिडली इन द 1920s। ये तरीके थे समाजवादी और जो रूस की क्रांति थी, इन सबसे प्रेरित होकर के भारत में बहुत तेजी से मजदूर संगठन बने। ये सब ये मार्क्सवादी सोच जो थी, जो कम्युनिज्म सोच थी, उनसे ये प्रेरणा मिल रही थी कि इसलिए भारत में जो है मजदूर संगठन बने। भारत में किसान संगठन बहुत तेजी से 1920 के दशक में बने हैं। तो वर्कर एंड पीजेंट मूवमेंट्स ग्रू रैपिडली इन 1920s। Socialist ideas gained further popularity during the economic depression of 1930s। अब ये समझाता हूं क्या है। 1930 के दशक में पूरी दुनिया में मंदी आई, बहुत तेजी से मंदी आई। लेकिन जिन जिन राष्ट्रों के अंदर, अब इसके आंसर्स मैं इकोनॉमी में दूंगा आपको, इकोनॉमी की क्लास में दे पाऊंगा, यहां इकोनॉमी नहीं पढ़ा पाऊंगा। जिन 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 राष्ट्रों में सोशलिस्ट सिस्टम लगा था, स्पेशली रशिया वगैरह, वहां पर जहां समाजवाद आ गया था, वो लोग 1930 की मंदी से वो देश बचे रहे। उन देशों में 1930 की महामंदी नहीं आई। जैसे इस समय भी एक मंदी चल रही है, जब लोगों के पास रोजगार ना रहे, जब बिक्री बंद हो जाए, खरीदारी बंद हो जाए और रोजगार भी जाने लगे और बाजारिक हलचलें बंद हो जाए, ऐसे इसको मंदी बोलते हैं, तो डिप्रेशन बोलते हैं। तो महामंदी 1930 के दशक की थी, जब दुनिया में काम धंधे बंद होने लगे थे, व्यापारिक चीजें बंद हो गई थी, रोजगार छूटने लगे थे। ये कंडीशन सोशलिस्ट कंट्रीज में 1930 में नहीं आई। तो क्योंकि सामाजिक जो समाज, मैंने कहा ना समाजवाद व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है, तो क्योंकि जो राष्ट्र समाजवादी सिस्टम को सोशलिस्ट सिस्टम को लेकर चल रहे थे, उन देशों के अंदर ये महामंदी वो बचे रहे, उनमें महामंदी नहीं आई। उन्होंने अपनी योजनाएं वगैरह सही से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की। तो रूस उस समय लोगों के आकर्षण का कारण बना, रशियन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम कारण बना। और जहां जहां कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, उन्होंने उस डिप्रेशन को, उस महामंदी को झेला। कारण उसके इकोनॉमिक हैं। उन कारणों को मैं जो इकोनॉमी की क्लास होगी, तब मैं जब समाजवाद और पूंजीवाद पढ़ाऊंगा, उनके डिफरेंसेस में उसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो हम एक इवेंट की तरह से समझे। तो एक कारण 1930 का भी बना, 1930 की महामंदी भी एक कारण बना, जो कि रशिया वगैरह में नहीं आई, इसलिए लोग समाजवाद से प्रेरित हुए। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप that the left parties emerged in India in the late 1920s and 30s, bringing closer together the struggle for independence and the struggle for socio-economic emancipation। तो 1920 के सेकेंड हाफ में, 1925 के आसपास से 1930 में जो लेफ्टिस्ट सोच, लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, कैसे कैसे बनी, कल की क्लास में बात होगी कि कैसे कैसे ये लेफ्ट पार्टीज बनी है, इस तरह की पार्टीज भारत में। तो जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, ये पार्टीज जो हैं नेशनल मूवमेंट के साथ भी जुड़ी हैं। जो लेफ्टिस्ट थे, ये नेशनल मूवमेंट के साथ खुल करके जुड़े। इन लोगों ने जो है, और मैंने बताया ना भाई, क्रांतिकारी सारे लेफ्टिस्ट थे, और वो ज्यादातर क्रांतिकारी लेफ्टिस्ट थे, और जो है वो उस दौर के क्रांतिकारी लेफ्टिस्ट थे, और वो नेशनल मूवमेंट से तो जुड़े ही जुड़े हैं। तो गांधीवादी मूवमेंट में भी वो जुड़े, कांग्रेस के साथ भी नेशनल मूवमेंट में जुड़ करके लेफ्टिस्ट, जबकि उनकी पूरी तरह से गांधीवादी सोच के साथ उनकी सोच मैच नहीं करती थी। बट अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो पूंजीपति थे उन्हीं की सरकार और उन्हीं को शोषण करने का भारत में मौका दे रहे थे। तो जो पूंजीपति हैं वो लेफ्टिस्टों के लिए के दुश्मन हैं। पूंजी लेफ्टिस्ट लोग जो है समाज में जो ये क्लासेस थी, जो मैंने बताई थी, उन क्लासेस को खत्म करना चाहते थे, और अंग्रेजों ने उन क्लासेस को और मजबूत कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में पूंजीपतियों को और मजबूत कर दिया था। तो अंग्रेज भी फिर इन क्रांतिकारियों के उतने ही दुश्मन थे। तो इनको विरोध तो करना ही था, तो इन्होंने गांधी का साथ भी दिया है आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चले, और क्रांतिकारियों का भी साथ दिया है, क्रांतिकारी तरीकों को भी अपनाया है। आगे बढ़े। Two main parties that arose were the CPI, Communist Party of India, and
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस भी इस समाजवादी सोच से बची नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी, आगे नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ाऊंगा कैसे बनी, तो कांग्रेस के अंदर भी एक कांग्रेस समाजवादी दल बना और एक बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दो मेन दल बने जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंडिया में बढ़ाने का काम किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल। देखिए ये सब टॉपिक्स वो हैं जो कि जनरली आपको कम मिलेंगे, लोग पढ़ाएंगे समझाएंगे, बट ये आज के सिस्टम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि अब हम ये सारी डिबेट्स पर वापस आ चुके हैं कि कौन सा एक नया मॉडल अब लगाया जाए जिससे कि राष्ट्र इन सारी समस्याओं से बाहर निकले जिस समस्या में हम धंसते जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या और बहुत सारी समस्याएं, क्लासेस इतनी बढ़ चुकी है, डिफरेंस ऑफ इनकम बढ़ चुका है समाज के अंदर बहुत ज्यादा, तो उन सबको कैसे तोड़ें, तो ये सारी डिबेट्स हमें दोबारा से समझनी होंगी। तो अब आगे आने वाले एग्जामों में इन सब एरियाज से क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं, अभी बढ़ने लगे हैं, वो बढ़ते जाएंगे। तो एक ट्रेडिशनल स्टोरी जो है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट ये एरियाज भी मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से समझे तो आपको इकोनॉमी, अभी मुझे आगे इकोनॉमी पढ़ानी है, इकोनॉमी भी तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है। और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का तो रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। विद इन द कांग्रेस लेफ्ट wing tendency found reflection in the election of Jawaharlal Nehru as president for 1929, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, 1936 and 1937, and of Subhash Bose for 1938 and 1939, as well as in the emergence of the Congress Socialist Party। तो कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी प्रभाव आया है, ये इस बात से समझ में आता है। मैंने आपसे कहा था कि 1930 का दशक जवाहर और सुभाष का दशक माना जाता है, क्योंकि 1929 में आप देखिएगा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वाले लोगों में नेहरू और सुभाष खड़े होते हैं। नेहरू खुलकर के विरोध करते हैं, सुभाष भी उनका साथ देते हैं। उसके बाद वो अपना एक मूवमेंट इसको लेकर के चलाते हैं और 1929 में फिर नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद फिर 1931 में पटेल अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्षता 2-3-4 सालों तक कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा कांग्रेस में, मतलब उसके अधिवेशन नहीं होंगे। उसके बाद जो है फिर नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 36 में बन जाएंगे, फिर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 37 में बन जाएंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो समय था, आप देखिए 1929 से लेकर के 1939 तक का ये जो 10 साल का समय था कांग्रेस के अंदर, ये समय समाजवाद से प्रेरित होने का समय, क्योंकि ये लोग अध्यक्ष बने हैं, ये लोग खुलकर के समाजवादी बातें को दुनिया के आगे रखते थे, समाजवादी और साम्यवादी सोच को आगे रखते थे, और उसके बावजूद ये कांग्रेस में अध्यक्ष बन गए हैं। इसका मतलब उस समय लोग उस समाजवादी बातों को पसंद करने लगे थे, उन कम्युनिस्ट बातों को पसंद करने लगे थे। कांग्रेस के अंदर भी लोग इनसे प्रभावित होने लगे थे, यही मैं समझाना चाह रहा था। चलिए अभी जो पढ़ा है उससे आगे बढ़ते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ द टर्म लेफ्ट मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार दिखा देता हूं दोबारा से। मीनिंग ऑफ द टर्म लेफ्ट, इस लेफ्ट का यानी कि वाम, इस वाम का मतलब क्या है ये समझते हैं। There is a history as well as an ideology. There is a history as well as an ideology behind the term left during the period of the French Revolution. There is a history as well as an ideology behind the term left during the period of the French Revolution in the National Assembly of France. ये मैंने अभी आपको समझाया, ये जो समझा रखा है पीछे। There were 3 groups. A conservative group which supported the monarch and nobility and did not want to reduce their powers. जो राजतंत्र और राजा और पुरानी परंपराओं का साथ देने वाले रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव लोग थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो कि कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी लोग थे फ्रेंच असेंबली के अंदर। अ लिबरल ग्रुप, उदारवादी लोग, नरमपंथी जो हैं। अ लिबरल ग्रुप विच वांटेड लिमिटेड रिफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट।
कुछ ऐसे नरमवादी लोग थे जो कि कुछ परिवर्तन चाहते थे, ड्रास्टिक चेंज तो नहीं चाहते थे लेकिन कुछ परिवर्तन चाहते थे। कुछ थे जो राजा के साथ खड़े थे, राजा और पुरानी परंपराओं के साथ खड़े थे, रूढ़िवादी थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि कुछ बदलाव चाहते थे लेकिन खुलकर के ड्रास्टिक बदलाव के लिए आगे नहीं आते थे। और तीसरे टाइप के लोग थे फ्रेंच असेंबली के अंदर क्रांति के समय, a radical group which wanted drastic changes in the system of government, such as the adoption of a constitution and limitation of the powers of monarch. कुछ लोग ऐसे थे जो कि ड्रास्टिक परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे राजा को हटाओ, राजा के आदेशों से व्यवस्था ना चले, देश का संविधान बनाओ, संविधान से सब कुछ चलना चाहिए, राजा जैसी कोई चीज ना हो, राजा के आदेश सब कुछ हैं ये ना माना जाए, बल्कि हर कोई संविधान को माने। तो जो संवैधानिक सिस्टम लाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाना चाहते थे, राजा की ताकतों को घटाना चाहते थे, ऐसे लोग भी असेंबली के अंदर थे। तीन तरह के लोग असेंबली में थे, एक राजा के साथ खड़े हैं और रूढ़िवादी हैं और पुरानी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, दूसरे जो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं लेकिन खुल के विरोध नहीं करते, और तीसरे जो खुल के विरोध कर रहे हैं, जो राजतंत्र और पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो एक नया संविधान बना के नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। ऐसे तीन तरह के लोग उसमें थे। अब इनके बैठने का सिस्टम वो आगे दिखा रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया ही है। इसी से ये तीन शब्द निकले। सिटिंग इन द फ्रेंच असेंबली, विद इन द फ्रेंच असेंबली the conservatives sat on the right side of the speaker, the radicals sat to his left, and the liberals sat in the center. समझ में आई क्या? द कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी लोग थे वो राइट में बैठते थे, इसलिए क्या कहलाए? राइटिस्ट कहलाए, दक्षिणपंथी कहलाए। द रेडिकल्स सेट ऑन द लेफ्ट, जो कि क्रांतिकारी थे, रेडिकल्स थे जो कि परिवर्तन चाहते थे, वो लेफ्ट में बैठते थे, इसलिए वामपंथी कहलाए, लेफ्टिस्ट कहलाए। एंड द लिबरल्स वो बीच में बैठते थे, सेट इन द सेंटर। सिंस देन द टर्म लेफ्ट हैज बीन एडेड टू द पॉलिटिकल डिक्शनरी। ये चीज है। तो लेफ्टिस्ट क्या है? लेफ्टिस्ट आर सच ग्रुप, मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजी which stand for radical reforms in socio-economic structure, keeping in mind the interest of the oppressed sections of society. तो लेफ्टिस्ट वो हैं जो कि रेडिकल थे, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, वो सामाजिक व्यवस्था भी बदलना चाहते थे, वो आर्थिक व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे। और वो किसके हित में चाहते थे? देखिए, व्यवस्था तो हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन वो पैसे वालों के या राजाओं के हित में व्यवस्था नहीं बदलना चाहते थे, वो व्यवस्था को गरीबों के हित में, समाज में जो शोषित हैं उनके हित में वो व्यवस्था को बदलना चाहते थे। और इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि भगत सिंह क्या बनना पसंद करेंगे, इसीलिए वो लेफ्टिस्ट थे, उस सोच के थे, कम्युनिस्ट सोच में आ गए थे। नेक्स्ट, राइटिस्ट कौन है? द राइटिस्ट आर सच ग्रुप्स which opposed any change in the existing socio-economic order because of their own stake. वो उस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था इसे बदलेंगे तो इससे उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। अभी राजा के साथ अटैच होकर के उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो फायदे मिल रहे हैं, वो सारे फायदे और बेनिफिट्स उनके छिन सकते हैं, उनका जो कंट्रोल है वो छिन सकता है। तो वो चाहते थे कि जो व्यवस्था चल रही है वो चलने दो। ये था। Centrist are those just a minute, चलिए वैसे देख लीजिए। Centrist are those who stand for limited changes in the socio-economic order. Left is generally, just a minute, left is generally considered to be synonymous with socialism, as socialism is an ideology which aims at the upliftment of the toiling workers and protecting them from the exploitation by their employers, that is the capitalist.
तो लेफ्ट जो है जनरली सोशलिज्म, मैंने बता ही दिया, लेफ्टिस्ट जो है ये सोशलिज्म की विचारधारा वाले थे, क्योंकि ये गरीब शोषित लोगों के इंटरेस्ट में बात कर रहे थे, और इनके जो मालिक थे, इन गरीब शोषित लोगों के जो मालिक थे, जो इनका शोषण कर रहे थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उनके खिलाफ लेफ्टिस्ट खड़े थे। ये चीज है, यहां से इनका टकराव पैदा होता है। चलिए मैं नोट्स में थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, ये वाली पोर्शन हम कल करेंगे। अभी नोट्स जो है सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर आज आ गए होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। civilacademy.in पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के नोट्स आ गए होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कुछ हिस्सा हम कल डिस्कस करेंगे अभी, और कल फिर कुछ और नोट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया था, मैं वो दिखा रहा हूं पहले। व्हाट इज कम्युनिज्म? व्हाट इज कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद क्या है, समझा मैं चुका हूं आपको। कम्युनिज्म इज द philosophical, social, political, and economic ideology and movement whose ultimate goal is the establishment of the communist society, which is a socio-economic order structured upon the common ownership of the means of production and the absence of the social classes, capital, and the state. समझा देता हूं, समझा तो मैं आपको चुका ही हूं, दोबारा से इसको एक बार दिखाता हूं आपको। कम्युनिज्म क्या है, आप रुकते हुए समझेंगे। कम्युनिज्म इज द फिलोसॉफिकल, मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिज्म तो दार्शनिक पक्ष भी है, राजनीतिक भी है, साम्यवाद सामाजिक पक्ष भी है, और आर्थिक पक्ष भी है, और राजनीतिक तो है ही। तो कम्युनिज्म इज द फिलोसॉफिकल, सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विचारधारा है, इसमें सारे पक्ष हैं, और एक आंदोलन है हुज अल्टीमेट गोल, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिसका उद्देश्य है साम्यवादी समाज बनाना। साम्यवाद ऐसा विचार है, जो ऐसा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार है जिसका उद्देश्य साम्यवादी समाज बनाना है। साम्यवादी समाज बराबरी पर आधारित समाज, साम्यवादी समाज बनाना है, विच इज कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी होती क्या है, विच इज अ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड अपॉन द कॉमन ओनरशिप, जो कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो कि कॉमन ओनरशिप यानी कि एक ऐसे स्वामित्व पर टिकी हुई है, ऐसी ओनरशिप पर टिकी हुई है जो कि सबकी हो। मतलब वहां पर संसाधनों पर किसी एक का अधिकार नहीं होगा या कुछ लोगों का अधिकार नहीं होगा, बल्कि समाज के संसाधनों पर सभी का अधिकार होगा। संपत्तियां किसी एक की नहीं होंगी, समाज में जितनी संपत्तियां हैं उन पर सभी की सभी संपत्तियां होंगी, किसी सबकी अपनी अलग अलग संपत्तियां नहीं होंगी, बल्कि सभी की सारी संपत्ति होंगी। कॉमन ओनरशिप होगी ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ सोशल क्लासेस, जिसमें सामाजिक वर्गों की अनुपस्थिति होगी। जो हमने पढ़ा था ABCD कि कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसा समाज साम्यवादी समाज है, जिसमें पूंजीवाद नहीं होगा, पूंजी के कारण कोई समाज में अंतर नहीं होंगे, और जिसके अंदर राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि समाज की इच्छाओं से चीजें चलेंगी। हालांकि ये कभी हो नहीं पाया, क्योंकि कोई तो चलाएगा ही, पर ये लोग स्टेट के भी बहुत ज्यादा कंट्रोल के, साम्यवादी सिस्टम स्टेट के भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहता था। इसीलिए इन्होंने एक पार्टी बनाई, एक पार्टी सिस्टम रखा, समाज के लोगों को उस पार्टी में रखा, और यह माना जाता था कि वो पार्टी समाज की तरफ से सारी व्यवस्था को चला रही है, बट वही पार्टी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती थी। बात यह है, तो ये उनकी फिलोसॉफिकल रहा, प्रैक्टिकल तो हो नहीं पाया कभी। एंड द स्टेट, ये स्टेट के भी खिलाफ थे, राज्यों के, मतलब सरकार के। इट इज बेस्ड ऑन द 1848 पब्लिकेशन ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ये सोच निकली कहां से, साम्यवादी समाज की सोच कहां से निकली है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक से निकली है, 1848 में लिखा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस प्रकाशन से निकली है। किसने लिखा था ये? बाय टू जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर्स,
कार्ल मार्क्स, तभी मैंने कहा कि जो साम्यवादियों ने मार्क्सवादी भी कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें जो बातें लिखी गई थी उनसे ही अपनी सिस्टम को तैयार किया है। बाय टू जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स एंड हिज क्लोज एसोसिएट फ्रेडरिक एंगल्स। कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल सिस्टम नेवर वॉज इंप्लीमेंटेड एनीवेयर। मैंने कहा ना कि प्योर कम्युनिज्म तो कहीं लग ही नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं है प्योर कम्युनिज्म का होना। तो स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर किसी का पूंजी पे कोई कंट्रोल, निजी पूंजी नहीं है, ऐसी सोसाइटी पूरी दुनिया में कहीं कोई बनी नहीं पाई कभी। वो पूरी तरह से तो प्योर फॉर्म में तो कम्युनिज्म कभी कहीं आया ही नहीं। बात यह है, उसको थोड़ा बहुत मिलावटों के साथ लगाया गया। व्हाट इज मार्क्सिज्म? इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, लेटर डेवलप्ड बाय देयर फॉलोअर्स टू फॉर्म द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म। ये मैंने आपको बताया था। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद कह देते हैं, जिसकी कुछ बातों को या ज्यादा बातों को लगा करके साम्यवाद लाने की कोशिश की गई। ये चीज है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं बच्चों आज इसको यहीं छोड़ता हूं, इससे आगे कल की क्लास में कराता हूं। आज थोड़ा सा टाइम हमारा उसमें वेस्ट हो गया, थोड़ा शुरुआत में माइक इशू में, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो कल क्लास 9 बजे ही होगी, कल क्लास होगी, इससे आगे कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। इसमें अगर कुछ चीज इसे पढ़कर देखिएगा, जेन्युइनली कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उन्हें देख करके कल की क्लास में उनको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। बट मेक श्योर आपके क्वेश्चंस आज जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड हों। इधर उधर का पूछेंगे तो मैं कल की क्लास में उसको डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर हम टॉपिक से भटक जाते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिए, तो मैं कल ही उनको डील कर लूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मेरी तरफ से कोशिश चल रही है, बहुत ही टफ कंसेप्ट और पूरी दुनिया में जो डिबेट चल रही है जिन कंसेप्ट्स पर, उनको बहुत आसानी से आपको समझाने की मेरी कोशिश चल रही है, जिससे आपके दिमाग खुले रहें और आप हर चीज को समझ लेंगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, और हर सवाल के अंदर की जो गूढ़ बातें वो आपको एकदम समझ में आ जाएंगी। तो आप अच्छा लिख पाएंगे, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लिख पाएंगे, क्लैरिटी के साथ लिख पाएंगे, और क्लैरिटी के साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ढूंढ पाएंगे। यही मेरी कोशिश है, ठीक है। तो बस आज क्लास को यही एंड करता हूं, 11 से ऊपर बज चुका है, काफी रात हो गई आज। चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट। आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आ जाएगा आपको क्लास पसंद आई है, ठीक है। गुड नाइट, कल मिलते हैं, चलिए।